Hello, good morning everybody. Myself H.S. Mehta, Faculty of Chemistry, Iron Classes, कोटा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने पिछले 16 वर्षों से दासवानी क्लासेस कैरियर पॉइंट रेजोनेंस में हजारों बच्चों का आईआईटी एवं मेडिकल फील्ड में सपनों को साकार किया है, उनकी केमिस्ट्री में मदद की है। और आज मैं आयरन क्लासेस कोटा में आपकी आईआईटी मेडिकल एवं आईसीएआर जेट इत्यादि में केमिस्ट्री में मदद करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और अब हम एक अपना मुख्य टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल कंपटीशन में दो तीन क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको तैयार करेंगे, जिसका नाम है अनुनाद। तो आप टॉपिक का नाम लिखेंगे अनुनाद। अनुनाद जिसे आप इंग्लिश में रेजोनेंस भी कहते हैं। तो रेजोनेंस को सबसे पहले आपको परिभाषित करना होगा, फिर उसके गुणों के बारे में व्याख्या करनी पड़ेगी। तो परिभाषा में आप लिखेंगे कि जब हम किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या जब हम किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना सूत्र द्वारा नहीं कर पाते, कि जब हम किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना सूत्र द्वारा नहीं कर पाते, एक संरचना सूत्र द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो हमें उस अणु के गुणों की व्याख्या हेतु एक से अधिक संरचनाओं की परिकल्पना करनी होती है। एक से अधिक संरचनाओं की परिकल्पना करनी होती है। क्या करते हैं बच्चों? एक से अधिक संरचनाओं की परिकल्पना करनी होती है, जिन्हें हम कैनोनिकल रूप या अनुनादी संरचनाएं या योगदानकारी संरचनाएं कहते हैं। एवं इनके मिले जुले रूप को अनुनादी संकर या वास्तविक संरचना कहते हैं, तथा इस परिघटना को अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। तो ये नोट कर लें कि जब हम क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर अणुओं के गुणों की व्याख्या करनी होती है, हम सभी को किसी भी अणु के गुणों की व्याख्या करनी होती है, तो उसके लिए हम संरचना बनाते हैं। जैसे हमें किसी भी जानवर की व्याख्या करनी है तो उसके हमें क्या संरचना बनानी होती है कि इसके 4 पैर होते हैं, इसका ये होता है, इसका ये है, तो उसकी संरचना ड्रॉ करते हैं।
इसी तरह हम केमिस्ट्री में भी किसी अणु के गुणों की व्याख्या करनी होती है तो हमें उसकी संरचना बनानी पड़ती है ताकि हमें उसके गुणों का पता चल सके कि हाथी के सूंड होती है जो खाने के काम आती है, तो इस तरह से अणु के ऐसा है, मेथाइल ग्रुप जोड़ा होता है इससे कि ऐसा होता है, तो अणु की संरचना ही उसके गुणों की व्याख्या करती है। तो जब हम किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना सूत्र के द्वारा नहीं कर पाते हैं तो हमें एक से अधिक संरचनाओं की परिकल्पना करनी होती है। क्या करना होता है? परिकल्पना। अब ये ध्यान रखना, परिकल्पना, कल्पना ना लिखें यहाँ पे, क्योंकि कल्पना में और परिकल्पना में अंतर होता है जिसको मैं अभी बताऊंगा। तो परिकल्पना करनी होती है जिन्हें हम कैनोनिकल रूप या अनुनादी संरचना या योगदानकारी संरचनाएं कहते हैं। यानी कैनोनिकल रूप एक इंग्लिश टर्म है इन्हीं का, लेकिन अनुनादी संरचना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचना या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या योगदानकारी संरचनाएं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कैसा कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है संरचना में। तो इस तरह से ये योगदानकारी संरचना या अनुनादी संरचनाओं के नाम से जानी जाती हैं। और उनके सारी संरचनाओं का एक मिला जुला रूप बना दें, और उसके सारी संरचनाओं का एक मिला जुला रूप बना दें, उसको अनुनादी संकर या अणु की वास्तविक संरचना रेजोनेटिंग हाइब्रिड, अनुनादी संकर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड या अनुनादी संकर या वास्तविक संरचना रियल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। यानी वास्तविक संरचना रियल स्ट्रक्चर या अनुनादी संकर ही है, और इस परिघटना को हम अनुनाद कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लें और इस परिकल्पना का शब्द समझें। तो देखो, कल्पना और परिकल्पना में मुख्य अंतर यह है कि कल्पना तो कोरी कल्पना भी हो सकती है, लेकिन परिकल्पना, परि मतलब आसपास, परित है, आसपास, संस्कृत शब्द परि, और परि का मतलब होता है परित है, परित मतलब आसपास। तो आसपास की कल्पना, जैसे किसी व्यक्ति को, कई बार केमिस्ट्री में ऐसा मिसकंसेप्शन आता है कि ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, पता नहीं हम क्यों पढ़े जा रहे हैं, हमें चीज़ें दिखाई तो देती नहीं, अणु परमाणु किसी ने देखे नहीं, फालतू की कल्पना है। तो भाई कल्पना नहीं है, ये परिकल्पना है। परिकल्पना में और कल्पना में इतना ही अंतर है कि किसी हम अनपढ़ व्यक्ति से ये बोल दें कि भाई, या अनपढ़ व्यक्ति से या फिर अंधों व्यक्ति से ये बोल दें कि ये मार्कर क्या होता है, तो अंधे व्यक्ति कुछ अपनी कल्पना करेगा क्योंकि उसने कभी मार्कर नहीं देखा, मार्कर के बारे में वो जानता नहीं है। लेकिन उसी को यदि उसके अंधे व्यक्ति के हाथों में मार्कर थमा दिया जाए कि भाई आपके पास मार्कर है और ये हाथों में है, और बताइए मार्कर क्या होता है, तो दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस रहेगा कि वही अंधा व्यक्ति जब उसके पास मार्कर नहीं है और वो मार्कर के बारे में कुछ नहीं जानता है तो फालतू की कल्पना करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मार्कर एक बड़ा पेड़ होता है, मार्कर एक छोटा सा पत्ता होता है, आप मना करते जाओगे कि गलत है, गलत है, तो फिर और नई कल्पना करेगा कि मार्कर एक जानवर होता है, तो फिर आप मना कर दो कि गलत है, तो फिर वो और कल्पना करेगा, बोलेगा कि मार्कर एक पंखा होता है, मार्कर एक नदी होती है, कोई कल्पना करता रहेगा। तो कल्पनाओं की कोई लिमिट नहीं होती है, ना टांग होती है, ना पूंछ होती है। बात क्लियर? तो इस तरह से कल्पना की कोई लिमिट नहीं होती है, और कल्पना के ना कोई सिर होता है ना पूंछ होता है, इस टाइप से मान सकते हैं। और परिकल्पना में ऐसा, उसी अंधे व्यक्ति को आप चुपचाप जाके एक मार्कर उनके हाथ में रख देंगे, फिर कहेंगे कि व्हाट इज मार्कर, आपका मार्कर क्या है, तो वो अंधा व्यक्ति उस मार्कर को पकड़ेगा और उसके आसपास की, उस मार्कर के आसपास की परिकल्पनाएं करेगा, यानी आसपास की कल्पना करेगा जिनको हम परिकल्पना कहेंगे। जैसे कि वो अंधा व्यक्ति ने मार्कर पकड़ा, वो बोला मार्कर एक बेलनाकार संरचना होती है। क्या ये सही बात है या नहीं है? सही है, क्योंकि वो आसपास की कल्पना कर रहा है। मार्कर वो दबा के देखेगा हार्डर बॉडी, यानी मार्कर कठोर वस्तु है, तो वो भी बात सही है कि मार्कर कठोर है क्योंकि इसका प्लास्टिक कठोर है। तो इस तरह से वो मार्कर को देखते देखते वो बोले अरे इसमें कुछ एक ग्रिप टाइप का पकड़ने की चीज़ भी होती है, ओ मार्कर है जे कैप ऑल्सो, तो मार्कर में एक कैप होती है। तो वो जितनी भी बातें बोलेगा वो सत्य के निकट होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि कल्पना में सत्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन परिकल्पना में अधिकांश बोले गए तथ्य सत्य के निकट होते हैं। तो परिकल्पना शब्द का ही यूज करना होगा आपको। बात क्लियर? तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से कि अनुनाद, रेजोनेंस, तो इसकी परिभाषा देंगे। इस परिभाषा के अंदर जब हम किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना सूत्र द्वारा नहीं कर पाते हैं तो हमें उसके एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है, परिकल्पना करनी होती है। तो इस अणु की व्याख्या है, के गुणों की व्याख्या है, तो हमें एक से अधिक संरचनाओं की परिकल्पना करनी होती है, जिन्हें हम कैनोनिकल रूप या अनुनादी संरचना या योगदानकारी संरचना कहते हैं।
और इन मिले जुले रूपों को ही इनके मिले जुले रूप को ही अन्नादि संकर या वास्तविक संरचना कहते हैं और इस परिघटना को अन्नाद कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आए, मान लो कि कैनोनिकल रूप या अन्नादि संरचना या अवदंशकारी संरचना एक ही बात है, और यहाँ पर हमारा अन्नादि संकर और वास्तविक संरचना भी एक ही बात है। तो दोनों एक ही चीज़ें, इसको नोट कर लिया हो तो अपन मिटा देते हैं। अब इसमें आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, हमारे पास परिकल्पना वो चीज़ है कि इन सारी संरचनाओं का मिला जुला रूप से क्या तात्पर्य है। मिला जुला रूप आपको समझना पड़ेगा कि मान लो कई सारे लोगों को, अंधे लोगों के सामने हाथी छोड़ दिया जाए और उनसे कहा जाए कि हाथी की संरचना बनाइए और उसके गुणों की व्याख्या कीजिए, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर कल्पना देंगे कि मान लो 6-7 लोग हैं जो अंधे हैं और उनके बीच में एक हाथी छोड़ दिया और उनको एक बाड़े में रख दिया और कह दिया कि इसकी हाथी की, आपके इस बाड़े में हाथी है और उसकी संरचना बनानी है। तो रणनीति बना के उस हाथी को घेर लेंगे। फिर एक आदमी उसके पैर को पकड़ेगा, एक आदमी उसकी पूंछ को पकड़ेगा, एक आदमी उसके दांत को पकड़ेगा, एक आदमी उसकी सूंड को पकड़ेगा, एक आदमी उसके पेट को पकड़ेगा। तो इस टाइप से वो क्या है, एक तो बोलेगा हाथी एक पिलर है, खंबा है, क्योंकि जिसने पैर पकड़ रखा है हाथी उसके लिए तो खंबे की तरह दिखेगा, एक संरचना खंबा हो गया। दूसरा व्यक्ति जो उसकी सूंड को पकड़ेगा वो बोलेगा कि एलिफेंट इज ए फ्लेक्सिबल पाइप, हाथी एक क्या है, एक मोड़ने योग्य पाइप है। और एक किसी को जो पेट को पकड़ेगा तो बोलेगा हाथी एक टैंक होता है। तो इस तरह से वो अलग अलग व्याख्याएं देने लग जाएंगे संरचना की। यदि कोई और जो इसने पूंछ पकड़ा हुआ है तो वो बोलेगा हाथी एक रस्सी है, रस्सी की तरह नजर आएगी जिसके ऊपर बाल हैं, इस टाइप से। और एक व्यक्ति जिसने दांत पकड़ा हुआ है तो बोलेगा हाथी एक स्टिक या लकड़ी की तरह है, डंडे की तरह है। तो ऐसा नहीं है, सारी संरचनाओं में से कोई भी सत्य नजर नहीं आ रही है, लेकिन सारी संरचनाओं को मिलाएंगे तो क्या होगा, हाथी के दांत लकड़ी की तरह, पैर खंबे की तरह, पूंछ रस्सी की तरह, सूंड फ्लेक्सिबल पाइप की तरह, पेट टंकी की तरह, टैंक की तरह है। तो देखो, मिलाने जुलाने के बाद जो संरचना बनती है वो एक परफेक्ट हाथी की संरचना बनने लगती है। तो इस तरह से अलग अलग संरचनाओं का मिला जुला रूप जो होता है उसको अनुनादी संकर कहते हैं, यानी हाथी का वो अनुनादी संकर बन गया। तो इसी तरह अणु के साथ है कि जब अणु के किसी एक संरचना सूत्र द्वारा गुणों की व्याख्या नहीं हो पाती है तो हमें एकाधिक संरचनाओं की परिकल्पना करनी होती है और उनके मिले जुले रूप बना लेते हैं जो वास्तविक संरचना बन जाती है। और वास्तविक संरचना को ही हम रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनादी संकर कहते हैं और इस पूरे परिघटना को हम अनुनाद कहते हैं। तो ये बात तो परिभाषा क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये जो हम ड्रॉ कैसे करते हैं उसके लिए मिलाते जुलाते कैसे अणुओं के ऊपर बात करें तो उसको देखिए आप। इसके लिए आप एक डायग्राम बना लें और इस डायग्राम को आप समझेंगे। तो यहाँ हम ये एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ग्राफ जब बनाते हो तो इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। वाई अक्ष पर आपको ऊर्जा की बात करते हैं। जैसे इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ 0 से स्टार्ट करें मान लो, तो यहाँ ऊर्जा बढ़ रही है। क्या हो रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है। और यदि मैं कोई चित्र को नीचे बनाऊं तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा कम है, और ऊपर चित्र बनाता हूं तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा है। यदि किसी चित्र को हम ऊपर बनाते हैं तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा है, किसी चित्र को नीचे बनाते हैं तो ऊर्जा कम है। तो इसको हम क्या करें, बेंजीन के लिए बना लेते हैं। बेंजीन का ऊर्जा आरेख। बेंजीन के गुणों की व्याख्या करने का प्रारंभ से प्रयास किया जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बेंजीन में अनुनाद पाया जाता है इसलिए आसानी से उसकी व्याख्या नहीं की गई थी। बेंजीन एक ऐसा एग्जाम्पल है अनुनाद का जिसके स्टार्टिंग से व्याख्या करने की कोशिश की गई थी। तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टार्टिंग में बेंजीन की संरचना, देखो बेंजीन क्या है, वैसे तो आप जानते हैं, अभी बेंजीन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि ये बेंजीन है, 6 सदस्यीय बल है जिसमें एकांतर रूप से डबल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसके गुणों की व्याख्या करनी थी।
जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है वो रिएक्टिव या सक्रिय होता है, पर वैज्ञानिकों को और हम लोगों को पता है कि बेंजीन उतना सक्रिय नहीं है, बेंजीन स्थायी है। तो फिर डबल बॉन्ड वाली चीज़ को सक्रिय होना चाहिए और बेंजीन स्थायी है, ऐसा क्यों? तो इसकी व्याख्या करने के लिए अनुनाद की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब देखिए आप, बेंजीन जो है उसके अंदर स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए कि एल्केन्स के बारे में वैज्ञानिक जानते थे कि एल्केन कम सक्रिय होते हैं, एल्कीन और एल्काइन ज़्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उन्होंने सोचा कि बेंजीन का जो डायग्राम है वो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो। प्रिज्मैन, प्रिज्मैन, प्रिज्म की तरह, प्रिज्मैन। अब क्या हुआ, उन्होंने प्रिज्मैन माना साइंटिस्ट ने कि एल्केन की तरह है, यहाँ कार्बन 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 है, यहाँ कार्बन, और सब जगह एक एक हाइड्रोजन है। तो देखो चार चार बॉन्ड बन गए बेंजीन के, चार चार बॉन्ड, चतुसंयोजकता भी पूरी हो चुकी है और कहीं डबल बॉन्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब बेंजीन एक एल्केन की तरह संरचना है, इसलिए इसमें एन लगा दिया नाम में, तो प्रिज्मैन मान लिया उन्होंने। लेकिन बाद में एक बेयर नाम का वैज्ञानिक आया, बेयर। अब बेयर का रीजेंट सुना होगा, तो इसी तरह से वही साइंटिस्ट था, बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी, बेयर का स्ट्रेंथ थ्योरी, बेयर का तनाव सिद्धांत, बेयर का तनाव सिद्धांत, ये डायरेक्ट याद कर लो, बेयर का तनाव सिद्धांत आया। उसमें कोणों को देखना पड़ता था, क्योंकि देखो एक कार्बन के चार अलग अलग सिंगल बॉन्ड होंगे, तो आप जानते हैं एक कार्बन के चार सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो उस समय उसका संकरण क्या होता है, sp3। तो यहाँ भी sp3 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 होना चाहिए। क्या चार सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का sp3 संकरण होता है, ये अभी आप याद कर लें या तो पहले से याद होगा। इस कार्बन के एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड हो, उसका sp2, और एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसका sp। ये इतनी सी बात आपको याद करनी है, या तो पहले से याद होगी अच्छी बात है, और याद नहीं हो तो आज इसका याद कर लो कि जिस कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें sp3 संकरण होता है, जिस कार्बन का एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो sp2 कार्बन होता है, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होता है उसका संकरण sp होता है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है, बंध कोण है, वो 109 डिग्री 28 मिनट है, और इसका 120 डिग्री और इसका 180 डिग्री है। तो देखिए इस बेंजीन का जो प्रिज्मैन बनाया है उसमें सारे संकरण sp3 हैं, तो सभी बंध कोण कितने होने चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट के। लेकिन इन संरचना में देखिए ध्यान से, त्रिभुज बन रहे हैं, चतुर्भुज बन रहे हैं। त्रिभुजों में बंध कोण कितना होगा, त्रिभुज के एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री का बैठेगा, और यहाँ चतुर्भुज बनेगा तो ये 90 डिग्री के बैठेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जब आशा के अनुसार बंध कोण नहीं आता तो उसमें तनाव आ जाता है, इसी को बेयर का तनाव सिद्धांत कहते हैं। इसमें आशा थी कि sp3 संकरण है, कोण 109 होना चाहिए, कोण 60 या 90 पाए गए, तो क्या है, उतना कोणीय तनाव आ गया। उस तनाव की वजह से संरचना स्थायी नहीं है, और जो संरचना स्थायी नहीं होती हैं उनको उच्च ऊर्जा संरचना कहते हैं। यानी जिन संरचनाओं के पास, ध्यान रखें इस बात का, कि जिन संरचनाओं के पास ऊर्जा ज़्यादा होती है वो अस्थायी होती हैं, या फिर इसी को उल्टा बोल सकते हैं कि जिन संरचनाओं के पास ऊर्जा ज़्यादा होती है वो कम स्थायी होते हैं, जिन संरचनाओं के पास ऊर्जा ज़्यादा होती है वो कम स्थायी होती हैं, या यूँ कहिए कि कम स्थायी संरचनाएं मोर एनर्जेटिक होती हैं। कम स्थायी संरचनाएं मोर एनर्जेटिक होती हैं। जैसे किसी बंदे के पास ऊर्जा ज़्यादा है तो एक जगह रुकेगा नहीं जब तक अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करेगा, इधर उधर भागा दौड़ी करता ही रहेगा, कसरत करता रहेगा, पसीना निकालेगा, कुछ भी, क्योंकि उसको ऊर्जा पच नहीं रही है।
तो मोर एनर्जेटिक स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल। ज़्यादा ऊर्जा वाली संरचना कम स्थायी और कम ऊर्जा वाली संरचना ज़्यादा स्थायी, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है ऊर्जा से। तो ये हमने क्या है कि कम स्थायी, इसलिए ऊपर बनाया मतलब ज़्यादा ऊर्जा क्षेत्र में बनाया। तो प्रिज्मैन का जो योगदान होता है, योगदानकारी संरचना बोला था हमने इसको, इसलिए योगदान की बात करूँ तो प्रिज्मैन का जो योगदान होता है वो नगण्य है, क्योंकि ये बहुत कम स्थायी है, नगण्य है, नगण्य योगदान। तो आप कह सकते हैं कि देखो उच्च ऊर्जा क्षेत्र में एनर्जी जो संरचना बनी है, इसलिए इसका योगदान नगण्य है। तो ये संरचना से अच्छा नहीं, फिर भी पता है व्याख्या नहीं कर पाए, तो फिर वैज्ञानिकों ने दूसरी संरचना बनाई इस टाइप की। एक डेवार नाम के वैज्ञानिक ने ये संरचना दे दी, ये वाली संरचना, और कहा कि बेंजीन क्या है, इस टाइप का होगा। इसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई, स्थायित्व की व्याख्या ये भी नहीं, इसको नोट कर लेना और रोक के आपकी वीडियो को रोक के नोट कर लेना। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम ये हो गई, देख रहे हैं आप ध्यान से, कि डबल बॉन्ड तो इसमें भी है, डबल बॉन्ड तो इसमें भी है, तो ये भी सक्रिय होनी चाहिए। और डबल बॉन्ड इसमें है, ये भी नहीं, ये बॉन्ड मान लो डबल है, ये सिंगल है, और ये डबल है, और ये सिंगल है, और ये भी सिंगल है। तो बीच का बॉन्ड कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। और बड़ा बॉन्ड क्या होता है, बड़ा बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। अब जो आसानी से टूट जाएगा तो स्थायी कहाँ से हुआ। तो इस संरचना ने भी स्थायित्व की व्याख्या नहीं की। तो फिर भी ठीक है, अब जब बनाई दिया तो उसको थोड़ा सा देखें कि ये अनुनाद में, अनुनाद एक ऐसी परिघटना है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलते रहते हैं। अनुनाद वास्तव में क्या है, एक ऐसी परिघटना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदल बदल के संरचना बदलते हैं। अनुनाद एक ऐसी परिघटना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज करके अपना क्या करते हैं, संरचना बदलते हैं। डांस करने वाली बात हो गई, डांस में आदमी क्या गोला बना लेते हैं डांडिया डांस में, और अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो डांडिया डांस की तरह होता है, रेजोनेंस एक तरह कि इसने अपनी जगह बदला और पूरा ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से इसकी ये संरचनाएं बनी, और ये किसने बनाई, डेवार नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बनाई, डेवार वैज्ञानिक ने। इसलिए इसका नाम दिया गया डेवार बेंजीन। क्या नाम दिया गया, डेवार बेंजीन। और इसका योगदान 1% होता है, 1% योगदान। फिर एक और वैज्ञानिक आया केकुले, उसने सबसे ऑथेंटिक और आज की संरचना बना दी कि नहीं भाई इसमें तो प्रॉब्लम है बड़े बॉन्ड की। तो उसने जब वो जो संरचना बनाई वो प्राप्त हुई आपको ये वाली, कि नहीं, एक सांप था, उसके सपने में आया केकुले के कि एक सांप ने अपनी ही पूंछ को डस लिया, यानी कि सर्कुलर संरचना है। इस तरह वो बेंजीन के ऊपर सोच रहा हो, किसी चीज़ के ऊपर आप रात दिन सोचते रहते हैं तो कुछ उसी से संबंधित थोड़ा वो सपना आ जाता है। तो उसको एक ऐसा सपना आया केकुले को कि उसने क्या किया, रात में सो रहा था, संरचना पर सोचते सोचते सो गया बेंजीन की। उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। तो हुआ क्या कि उस अल्टरनेट धब्बों वाले सांप ने अपनी ही पूंछ को डस लिया। तो उसको पता चला कि अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह अपन बोलते रहें तो कितनी पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी अपनी। ठीक है, इस टाइप से एक संरचना मिली। अब इसमें भी एक थ्योरी में प्रॉब्लम थी कि देखो इस संरचना के अंदर भी स्थायित्व की व्याख्या में प्रॉब्लम ये रही कि सिंगल बॉन्ड तो पता है बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है। ध्यान रखना इस बात का, कैसे कि एक डबल बॉन्ड छोटा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगल बॉन्ड बड़ा, डबल बॉन्ड छोटा, सिंगल बॉन्ड जो है बड़ा, डबल बॉन्ड छोटा, सिंगल बॉन्ड बड़ा, डबल बॉन्ड छोटा। तो इस टाइप से ये संरचना हमारी दिखाई दे रही है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। तो ये क्या देखिए इस तरह से डबल बॉन्ड छोटा क्यों होता है, तो मेरी बात सुनो, एक नाभिक या परमाणु दूसरा नाभिक या परमाणु सिंगल बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको आकर्षित करेंगे, ये इसको आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये अपना नाभिक दूसरा नाभिक, डबल बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन काम आएंगे। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे। तो बताइए इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन आपस में आकर्षित करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षण करेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन,
4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षित करेंगे तो ये थोड़ा पास आ जाते हैं नाभिक। अब पास आने से इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी रह गई है डबल बॉन्ड की, और इसकी बॉन्ड लेंथ पहले की बराबर ही है। तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं दोनों नाभिकों को। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे तो ज़्यादा आकर्षण होगा और वो पास आके छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह की, और ये इस हिसाब से तो पता है क्या चला कि बेंजीन एक इर्रेगुलर हेक्सागन, अनियमित षटकोण होना चाहिए, परंतु ये सर्वविदित तथ्य है। सभी जानते हैं इस बात को। क्या? यह सर्वविदित तथ्य है कि बेंजीन एक रेगुलर हेक्सागन होता है, नियमित षटकोण होता है। तो भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई। तब हमें अनुनाद की जरूरत पड़ी कि नहीं भाई, ये लोकलाइज्ड या अपनी लोकेलिटी में या अपनी जगह पर नहीं रहते कि डबल बॉन्ड, ये चलते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ये मान के रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे। देखिए उसने क्या सोचा फिर कि ये रेगुलर हेक्सागन क्रिएट हुआ, तो इर्रेगुलर हेक्सागन वाली प्रॉब्लम को हटाने के लिए ही हमने क्या किया, अनुनाद की परिकल्पना की, यानी दूसरी संरचना को हमें दिमाग में लाना पड़ा। तो देखिए इसने क्या किया, दूसरा डायग्राम बनाया केकुले ने कि ये डबल बॉन्ड जो है उसका एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये पाई बॉन्ड, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखना इस बात का कि जिस जगह डबल बॉन्ड होगा वहाँ एक सिग्मा और एक पाई होगा। सिग्मा मजबूत होगा, पाई कमजोर होगा। मजबूत वाला अपनी जगह टिका रहेगा, कमजोर वाला गमन कर सकता है, चल सकता है। तो यहाँ एक सिग्मा रहेगा तो ये पाई रहेगा, ये सिग्मा रहेगा तो ये पाई। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो गमन कौन करेगा, कमजोर वाला। कमजोर वाला कौन, पाई बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इसमें। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अपना कहाँ चलेगा, यहाँ पे। ये कहाँ चलेगा, यहाँ पे। और ये कहाँ चलेगा, यहाँ पे। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जगह चेंज कर लिया। अब इससे क्या फायदा हुआ, पहले ये हेक्सागन ऐसा था, अब उल्टा हेक्सागन बन गया होगा अपना। कौन सी बड़ी बात है, इस टाइप का इर्रेगुलर ये बन गया होगा। तो फायदा क्या हुआ, हाँ फायदा यह हुआ, इसको याद कर लिया कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। ये याद कर लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए इसको और इसको हम क्या है, कॉपी करके मर्ज करें, इनका मिला जुला रूप बनाएं। ये तो अलग अलग संरचना है, इनका मिला जुला रूप बनाएं। जैसे इसको ये बनाया, इसका ये संरचना के अनुरूप हमारी ये संरचना है, इस संरचना के अनुरूप दूसरी संरचना है। तो इसको उल्टा हेक्सागन बन गया, ये छोटा ये बड़ा, और ये छोटा ये बड़ा ये छोटा। तो देखो ये अलग बन गया, ये उल्टा बन गया हेक्सागन। तो ये दोनों हेक्सागन जो है आपके क्या है, इनको मिला जुला रूप बनाओगे तो कि हम कहेंगे हाँ डबल। ये तो देखो हेक्सागन बना लो पहले, ये बन गया हेक्सागन, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो इस संरचना में यहाँ पर है, इस संरचना में यहाँ पर है, और इस संरचना में यहाँ पर है, इस संरचना में यहाँ पर है। मतलब ये वाला डबल बॉन्ड इस संरचना में यहाँ पर है, इस जगह डबल बॉन्ड है, इस संरचना में यहाँ पर है, इस संरचना में यहाँ पर है। तो यानी कि सभी जगह इलेक्ट्रॉन है और ये घूम रहे हैं, एक जगह लोकलाइज नहीं है। तो सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मतलब बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हैं, वितरित हैं। तो इसका मतलब ये रेगुलर हेक्सागन बन सकता है। तो इनके मिला जुला रूप बनाएंगे। तो ये मिला जुला रूप है जिसकी ऊर्जा सबसे कम है और सबसे ज़्यादा स्थायी रूप है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं है, वो लगातार गति कर रहे हैं। तो इसको बोला किसने बताया, केकुले ने। तो इसलिए केकुलीन बोला गया, केकुलीन। और केकुले बेंजीन, क्या बोला गया, केकुलीन और केकुले बेंजीन। और इसको मिले जुले रूप को क्या बोला गया, अनुनादी संकर, अनुनादी संकर। और या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड या वास्तविक संरचना, अणु की वास्तविक संरचना। अनुनादी संकर का मैंने बताया था दूसरा नाम क्या है, अनुनादी संकर का दूसरा नाम वास्तविक संरचना है। अणु की वास्तविक संरचना या अनुनादी संकर। अब इसमें देखो ये तो हल्का फुल्का डायग्राम बन गया, लेकिन थोड़ा ऊर्जा के बारे में और जाने। ये आप यहाँ से डायग्राम की लाइन खींच के यहाँ पे बोल दो एनर्जी ऑफ, क्या बोलोगे इसको,
एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी संकर की ऊर्जा, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी। और इसको बोलोगे, यहाँ पे जो एनर्जी होगी इसके संगत ऊर्जा को हम एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, इसके संगत ऊर्जा को हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स, MSS। देखो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर क्योंकि उच्च ऊर्जा क्षेत्र में बनाई है, ज़्यादा ऊर्जा वाली संरचना कम स्थायी, थोड़ा कम ऊर्जा वाली संरचना और ज़्यादा स्थायी, और कम ऊर्जा वाली संरचना और ज़्यादा स्थायी, और सबसे कम ऊर्जा वाली संरचना सबसे ज़्यादा स्थायी। तो ये स्थायित्व के बारे में समझ में आ गया। इनका कैकुलिन का 99% यानी 99% योगदान होता है। अब आप समझ गए। तो ये जो वास्तविक संरचना है वो कैकुलिन की तरह ही दिखाई दे रही है, तो योगदान से के हिसाब से दिखाई देती है। फाइनल स्ट्रक्चर उसकी तरह दिखाई देगी जिसमें जिसका योगदान ज़्यादा होता है। तो इनका योगदान ज़्यादा इसलिए इनकी तरह, यदि इसका योगदान ज़्यादा होता, यदि इन तीन संरचनाओं के योगदान ज़्यादा होता तो इन तीन संरचनाओं की तरह दिखाई देती है। तो इनमें तो 1% योगदान है, इसका तो नगण्य, तो इसकी तरह तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। फाइनल संरचना उसकी तरह दिखाई देती है जिनका योगदान ज़्यादा होता। तो कैकुले का एनर्जी कम है कैकुलिन्स का, इसलिए उनका योगदान भी ज़्यादा है। तो जिनकी एनर्जी कम होती है उनका योगदान ज़्यादा होता है, जिनका एनर्जी ज़्यादा होती है उनका योगदान कम होता है। और उसकी संगत ऊर्जाओं का प्रदर्शन ऐसे करेंगे कि कैकुलिन की ऊर्जा तो, और इनको जो है ना सबसे कम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना होती हैं उनको मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स अर्थात सर्वाधिक स्थायी संरचनाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो कैकुलिन्स जो हैं उनको बेंजीन की सर्वाधिक स्थायी संरचनाएं माना जाता है। अब इस डायग्राम में को यदि आप याद कर लेते हैं तो बहुत सारे अनुनाद से संबंधित परिघटनाओं का आप आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को बना लें, और इस डायग्राम को बना के आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना 2-3 बार लिख के। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप कई सारी चीज़ें बोलोगे। कैसे कि अनुनाद के गुण लिखिए, कोई आपसे बोलता है अनुनाद के गुणों की व्याख्या करो, तो आप कहेंगे अनुनाद को 2 सिरों वाले तीर से दर्शाया जाता है। यानी अनुनादी संरचनाओं को लिखते वक्त हम उनके बीच में 2 सिरों वाला तीर उपयोग करते हैं। एक चीज़ आपने आसानी से लिख दी, क्योंकि डायग्राम देखते ही अब तो वो हो गया कि मैदान देखो और कमेंट्री करो, जैसे क्रिकेट में कौन कहाँ पे खड़ा है कौन क्या है, इस तरह से। तो अनुनादी संरचनाओं को दर्शाने के लिए 2 सिरों वाले तीर का उपयोग करते हैं, ये डायग्राम से ये पता चल रहा है। तो देखो ये अलग अलग संरचनाओं में, हाँ, उच्च ऊर्जा वाली संरचनाओं का, यानी कि यहाँ से देखें ये उच्च ऊर्जा है, उच्च ऊर्जा वाली संरचनाओं का योगदान कम और कम ऊर्जा वाली संरचनाओं का योगदान ज़्यादा होता है, 99% योगदान। तो दूसरी बात ये पता चल रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है अपने पास, हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसके मिले जुले रूप को 3 लाइनों द्वारा दर्शाते हैं। अब वर्टिकल जरूर नहीं है, खड़े में 3 समांतर रेखाओं द्वारा अनुनादी संकर को दर्शाया जाता है। 3 समांतर कि इसका और इस संरचना का मिला जुला रूप है, तो उसको दर्शाने के लिए हम 3 पैरेलल लाइन या समांतर रेखा खींच दें। तो 3 समांतर रेखा, जैसे ये पहला बेंजीन आपका और ये इसका दूसरा बेंजीन डायग्राम, और इसके बाद इनके बीच में तो रख दिया डबल हेडेड एरो, और इसको 3 संरचनाओं से ये तीसरा बेंजीन बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इनके बीच में 2 सिरों वाला तीर डबल हेडेड एरो है, तो इसका मतलब ये आपस में अनुनादी संरचना है। और ये आपके जो है सामने 3 पैरेलल लाइन के बाद बनाया है, इसका मतलब ये अनुनादी संकर है। तो अनुनादी संकर को 3 समांतर रेखाओं या 3 पैरेलल लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। ये बात भी क्लियर हो गई। कम ऊर्जा वाली संरचनाओं में सबसे कम ऊर्जा वाली काल्पनिक या परिकाल्पनिक संरचना है, उसको हम मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर या सर्वाधिक स्थायी संरचना कहते हैं। उसकी ऊर्जा को EMSS यानी कि एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। उन सब के मिले जुले रूप को हम जो लिखते हैं उसको अनुनादी संकर कहते हैं। अनुनादी संकर की ऊर्जा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स की ऊर्जा से भी कम होती है।
अन्नादि संकर की ऊर्जा, देखो ये नीचे है तो नीचे वाले की ऊर्जा कम है, तो अन्नादि संकर की ऊर्जा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स की ऊर्जा से भी कम होती है। अर्थात अन्नादि संकर सर्वाधिक स्थायी संरचनाओं से भी ज़्यादा स्थायी होता है, कम ऊर्जा वाला इसलिए ज़्यादा स्थायी है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इन कंक्लूजन्स को हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये आज डेफिनेशन कंप्लीट हुई है, सिर्फ परिभाषा समझ में आई है, तो आज हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में इसके गुणों को, अन्नादि के अनुप्रयोगों को, अन्नादि संरचना को बनाते कैसे हैं, इस बात को, अन्नादि संरचना को कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को स्टडी करेंगे। थैंक यू।